जय हिंद। तो कल पेपर 6 का एमपीपीएससी का निबंध का क्या है पेपर है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा दो सेगमेंट है उसमें एक 50 मार्क्स वाला और एक 20 मार्क्स वाला। तो इसमें जो ऐसे हैं उनको हमने जो इसके पहले कवर किए हैं उनको कवर करेंगे, साथ ही साथ में जो अभी कुछ जो नए लेकर मैं आया हूँ उसको भी कवर करेंगे। साथ ही जो 20 मार्क्स वाले में जो करंट अफेयर वाले आते हैं मैं उसके एक दो आपको करंट अफेयर के जो टॉपिक्स के ऐसे हैं वो बता दूंगा, और साथ ही साथ में कौन कौन से आपको तैयार करना वो भी बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें मैंने आपके लिए काम किया है कि जितने वो 37 से 40 ऐसे हैं उन सबको एक सेगमेंट में बांट दिए हैं। जैसे कि पहला एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो इसमें एक है विज्ञान, दूसरा स्पेस, तीसरा आपका ई मार्केटिंग, चौथा सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव, पांचवा आपका ई कॉमर्स, छठवां आपका मॉडर्नाइजेशन और सातवां आपका एआई। तो इन सब का इंट्रो कंक्लूजन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है एक जैसा जाएगा, क्योंकि सब साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड वाले हैं और टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड बैकग्राउंड है। तो इसमें आपको एक सिमिलैरिटी लेकर के चलनी है। तो जैसे आप देखेंगे कि पिनाका के यूट्यूब चैनल पे आपको पहला वाला ये ऐसे मिल जाएगा और दूसरा ये ऐसे मिल जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो सेगमेंट्स डायमेंशन है वो भी मैंने बताए थे आपको कि क्या क्या आ सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसमें दूसरा सेगमेंट है आपका शिक्षा एवं युवा। तो उसमें शिक्षा में गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। युवा नीति आपने जीएस में पढ़ी होगी, तो जैसे एमपी की 2023 की युवा नीति है जो 23 मार्च 2023 को क्या हुई थी, जारी हुई थी। तो उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें उसमें तैयार करनी होगी। फिर जैसे शिक्षा में गुणवत्ता है तो ये चीज़ ये दोनों मर्ज हो जाएंगी एक साथ, और इसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो आपको इसमें से ही मिल जाएगा। तो एक ये हो गया। तीसरा आपका जो ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है जिसमें से आ सकते हैं, क्योंकि राइट विंग गवर्नमेंट है सेंटर में भी और एमपी में भी, स्टेट में भी। तो राइट विंग टॉपिक के आने के ज़्यादा चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि उस टाइप की गवर्नमेंट है। तो जैसे इसमें भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा टॉपिक आ सकता है। फिर जैसे स्वभाषा हो गया, बहुत ज़्यादा भाषा का इशू चल रहा है पूरे देश में। जैसे महाराष्ट्र में देखते हैं आपकी गैर हिंदी वालों के लिए, तमिलनाडु में, अन्य राज्यों पे जो इशू चलते हैं जैसे कन्नड़ा में, कर्नाटक में चलते हैं। तो ये टॉपिक बन सकता है, पूछ सकते हैं। फिर जैसे धर्म आध्यात्म वाला, फिर धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, मानव जीवन में संस्कार और जीवन मूल्यों का क्या प्रभाव पड़ता है ये, फिर गौरवशाली भारतीय इतिहास, गौरवशाली भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक खेल, पारंपरिक कौशल आधारित व्यवसाय। तो इसमें मैं आपको कम से कम 4 से 5 ऐसे करवा चुका हूँ, जिसमें एक पारंपरिक खेल हो चुका है, एक सांस्कृतिक विरासत हो चुका है। मैं आपको आज ये वाला टॉपिक बता दूंगा और ये वाला टॉपिक बता दूंगा, साथ ही साथ में ये टॉपिक भी आपको मैं ऑलमोस्ट समझा दूंगा। तो आपका इस टॉपिक में किस अप्रोच के साथ आपको चलना है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो शासन है प्रशासन वाला, इसमें सुशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, नेतृत्व एवं विकास, व्यवसायगत सरलता, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी। तो ये इसके लगभग लगभग जो आयाम होंगे, डायमेंशन होंगे, वो आपके एक जैसे ही होंगे। इसके बाद आप देखिए कि इकोनॉमी और डेवलपमेंट रिलेटेड है। तो इसमें मैंने आपको विकसित भारत 2047 सबसे पहले करवाया था। फिर आत्मनिर्भर भारत भी करवा दिया है मैंने आपको। इसके बाद सतत विकास लक्ष्य भी मैंने आपको करा दिया है। तो जो और हैं वो सब इससे एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट और एनर्जी वाले में तो पर्यावरण, अब ये जीएस आप पेपर 3 में जो पार्ट बी है उसकी यूनिट 5 में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये मैंने आपको करा दिया है, ये भी मैंने आपको करा दिया है। तो ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, अगर एक ही टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो अन्य डायमेंशन कवर करके आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपना गोल। फिर जो सोशल इशू वाले हैं जैसे राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे, फिर राष्ट्रीयता एवं सामाजिक समरसता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, ये सब लगभग लगभग ये तीनों एक जैसे ही टॉपिक हैं। इसके अलावा जनजाति विकास, मादक पदार्थों का सेवन दुष्प्रभाव, ये मैं करवा दिया हूँ, आज शाम तक आ जाएगा ये भी यूट्यूब पे। फिर उसके बाद ये आपने पेपर 2 में सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा। तो इसमें सिर्फ आपको इंट्रो और कंक्लूजन बनाने हैं, जो मैं आपको आगे बता दूंगा किस टाइप से बनाने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। फिर मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल्य, तो ये लगभग लगभग ये कुछ सोशियोलॉजी के, ये कुछ आपको पेपर 4 के पार्ट बी वाले चैप्टर मिल जाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो आपको अप्रोचेबल है आपके लिए। फिर सुरक्षा वाले में ये भी आपने पढ़ा होगा पेपर जो आपका पॉलिटी वाला सेगमेंट है उसमें। फिर विश्वग्राम की संकल्पना, भूमंडलीकरण, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जितने भी आपको मैंने टॉपिक बताए ये सब टॉपिक अप्रोचेबल हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
तो अगर आपका कोई एक भी तैयार हो तो आप दूसरे को उससे कोरिलेटेड करके आराम से तैयार कर सकते हैं अपना ऐसे। फिर उसके बाद जैसे स्वास्थ्य वाला था, तो जैसे योग एवं स्वास्थ्य है, ये हो गया। फिर वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी 2030 ये हो गया। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, मादक पदार्थों का सेवन दुष्प्रभाव। और ये पीछे फिर से रिपीट हो गया है। तो ये जितने हैं ये सब एक से मिलते जुलते हैं। कुछ सेगमेंट इसमें आपको इसके डालने पड़ेंगे, इसमें योग एवं स्वास्थ्य आपको डालना पड़ेगा। तो एक दूसरे से सब क्या है, कोरिलेटेड है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश में जैसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है आप, तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट कब आया, 2010 में जैसे आया। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत 2023, आत्मन एमपी आया। ये सब इसमें डालना है। फिर जनजाति विकास पीछे भी था, रिपीट हुआ है। तो एमपी में जैसे सबसे ज़्यादा ट्राइब हैं, तो इसलिए ये रेलिवेंट बन जाता है। फिर मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, तो इसमें आपको जो कहाँ से लेकर गर्दभील वंश, कच्छप घात वंश, इन सबको शामिल करना है। और इन सब के दौरान जो निर्माण कार्य हुए हैं, जो उस दौरान सामाजिक सांस्कृतिक जो भी परिवर्तन हुए, वो सब लिखना है आपको। फिर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, तो इसमें आप जैसे कल्चरल हेरिटेज हो गए, नेचुरल, इसके साथ नेचुरल, उसके बाद जो मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार हैं, मध्य प्रदेश की जितनी भी कलात्मक चीज़ें हैं, वो सब आपको इसमें शामिल करना है। तो जो सांस्कृतिक विरासत वाला टॉपिक है, उसी टॉपिक से ही आपको मध्य प्रदेश वाला टॉपिक उठाना है, मैच करना है। और जो जो उसमें जैसे मैंने अमूर्त विरासतें, मूर्त विरासतें, फिर बौद्धिक विरासतें, साहित्यिक विरासतें, ये जो सब बताया था मैंने, वो सब इसमें आपका शामिल हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो क्या है ट्रेडिशनल, उसमें टॉपिक 40-50 जो टॉपिक दिए हैं वो हैं। अब कुछ करंट इशू के टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं, कम से कम इतने तैयार करने हैं। जैसे कि जो सेमीकंडक्टर वाला है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसको क्यों न्यू ऑयल बोला जा रहा है, इसको न्यू फ्यूल क्यों बोला जा रहा है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर जो है, तो नेशनल जो सिक्योरिटी और ऑपरेशन सिंदूर डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के साथ मैच करके उसको पूछेगा और आपको इसको लिखना पड़ेगा। फिर जो एनर्जी क्राइसिस है, ऊर्जा संकट है, जो अभी इसराइल ईरान और यूएस ये सब वॉर चल रहा है, इसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस पैदा हुए हैं, उसके तर्ज पे चीज पूछी जा सकती है। फिर डीप फेक और सूचना अव्यवस्था, तो जो डीप फेक एआई से रिलेटेड जो क्या है समस्याएं हैं, एआई की जो चुनौतियां हैं, जिसमें डीप फेक सबसे बड़ी चुनौती है, तो उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकता है। फिर महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जैसे अभी नारी शक्ति वंदना योजना को लेकर के एक बिल लाया गया था, जो पार्लियामेंट में क्या हो गया, फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और ये वही महिला आरक्षण वाला भी है। फिर जो गिग इकोनॉमी है, तो इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो ऐसे ये आपके मैंने 6 से 7 आपको हॉट टॉपिक दिए हैं। इस पे आप अपनी अप्रोच बनाइए, इसको आप क्या है देख लीजिए। और इसमें से ऐसे बनेगा जिसमें से मैं आपको दो ऐसे बता दूंगा, एक सेमीकंडक्टर और ये महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण। तो ये दोनों के बाद आप समझ जाएंगे कि जो बाकी और टॉपिक हैं उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसके बाद जैसे, हाँ ये उसी का इंग्लिश ही है। तो ये जो मैंने आपको ये सब बताया, अब मैं आपको एक दो जो 4-5 कुछ ऐसे हैं वो आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद पिछला अपन रिवीजन कर लेंगे। तो इसमें परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक टॉपिक क्या है, परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय। अब इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि इसका इंट्रो क्या होना चाहिए। इंट्रो जैसे देख लीजिए क्या क्या होगा। सबसे पहले हम इंट्रो ये बताएंगे कि इन सब का मतलब क्या है, ये अपने मन में आप समझेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसा आप सब टॉपिक पे करेंगे। जैसे विकसित भारत 2047 आ गया, तो विकसित का क्या मतलब है, 2047 का क्या मतलब है, ये सब आप डिकोड करेंगे। तो सब डिकोड करेंगे वर्ड, ये आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कि अपने से वो कैसे बनाएंगे। फिर एक कहानी के थ्रू इंट्रो लिखेंगे। फिर उसके बाद उसकी परिभाषा लिखेंगे, ये आप हर टॉपिक पे लगभग करेंगे। फिर परिभाषा बताने के बाद आप बताएंगे कि उसकी क्या है, मतलब कौन कौन से जो कौशल आधारित व्यवसाय हैं परंपरागत में कौन कौन से शामिल होते हैं। ये बताने के बाद आप बताएंगे कि उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं जब आप बता देंगे तो आप बताएंगे कि वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्यों महत्वपूर्ण है। ये बता लेंगे तो बताएंगे कुछ चुनौतियां होंगी तो चुनौतियां बताएंगे। चुनौतियां बताने के बाद सरकार कुछ कर रही है क्या इस क्षेत्र में, तो ये बताएंगे। जब ये बता लेंगे तो आप एक वे फॉरवर्ड देंगे, आगे की राह देंगे कि ये चीज़ें भी कर सकती हैं। तो परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय जो है बढ़ सकता है आगे। फिर एक अच्छा सा हम क्या करेंगे, निष्कर्ष देंगे। और निष्कर्ष के बाद हमारा ये ऐसे जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना है, इस ऐसे को। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये बहुत छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा, हो सकता है अगर यही आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो
ये जो चारों वर्ड हैं, परंपरागत, पहला परंपरागत, दूसरा कौशल, तीसरा आधारित और चौथा व्यवसाय, इन चारों का मतलब क्या है? तो परंपरागत का मतलब परंपरा से चला आ रहा है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो पहले समय से चला आ रहा है, वो चीज हो गई परंपरागत। कौशल का मतलब हो गया किसी कार्य को करने की विशेष दक्षता, जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास एक दक्षता है, मेरे पास एक कौशल है पढ़ाने का। फिर आधारित मतलब कि जिसकी नींव किसी चीज पर टिकी हो। फिर उसके बाद व्यवसाय, तो आय अर्जित करने वाला कार्य। तो ये जो आपने चारों चीज को डिकोड किया, इससे आपको आगे की फ्रेमिंग बनाने में बहुत मदद मिलेगी। ये आप देखिए आगे, अब आप इसको एक कैसे करेंगे, एक कहानी, मतलब ऐसा व्यवसाय जो किस पे आधारित हो, परंपरागत कौशल पर आधारित हो। ठीक है, ये होता है परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय। अब एक कहानी है इसमें, जैसे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। तो एक फैब इंडिया करके एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैब इंडिया करके एक बहुत बड़ा बिजनेस स्मार्ट है। ये क्या करता था कि ये जो ट्रेडिशनल लोग होते थे, जो ट्रेडिशनल क्राफ्टिंग होती थी, ट्रेडिशनल कार होते थे, उनको क्या करता था, प्रिजर्व करता था, उनको पैसे देता था, प्रोत्साहन देता था ताकि वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सके। तो उसी से रिलेटेड एक कहानी है, ये रियल स्टोरी है। कि कहानी उस समय की जब भारत के गाँव में अनेक कारीगर अपने हाथों से सुंदर कपड़े, हस्तशिल्प और अन्य वस्तु बनाते थे। उनके पास हुनर था, अनुभव था और पीढ़ियों से चली आ रही क्या थी, कला थी। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी, उनके उत्पादों का उचित मूल्य और उचित बाजार नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच भारत आए जॉन बिसेल ने इन कारीगरों के काम को देखा और महसूस किया कि इन हाथों में केवल हुनर नहीं बल्कि भारत की सदियों पुरानी क्या छिपी हुई है, परंपरा। उन्होंने सोचा कि यदि इस पारंपरिक कौशल को बड़े बाजार, बेहतर डिजाइन और आधुनिक व्यापार से जोड़ा जाए तो यही कारीगर अपनी कला के साथ सम्मानजनक आजीविका भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी सोच से 1960 में क्या बना, फैब इंडिया बना। तो 1960 से फैब इंडिया बना 1960 में। और एक नाम आपको जॉन बिसेल याद रखना है। ठीक है, तो जॉन बिसेल कहाँ गए, गांव गए। गांव में इन्होंने देखा कि लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो सदियों पुराने हैं, मतलब वो लकड़ी को इस तरीके से काट दे रहे हैं बिना किसी मशीन के। ठीक है, तो जॉन बिसेल ने देखा और 1960 में फिर फैब इंडिया की इन्होंने शुरुआत की, जिसने भारतीय हस्तकला, हस्तकरघा और हस्तशिल्प को क्या किया, व्यापक बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह कहानी बताती है कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे की विरोधी नहीं है। सही अवसर, बाजार और तकनीक मिलने पर परंपरागत कौशल केवल अतीत की विरासत नहीं रहती बल्कि रोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकती है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास क्षेत्र में अगर कोई बहुत अच्छा बढ़ई है, कोई अच्छा कुम्हार है, वो बहुत अच्छा मटका बना ले रहा है, उसी मटके में बहुत अच्छी मान लीजिए ट्राइबल डिजाइन डाल दे रहा है, उसका 50 रुपये भी उसको गाँव में नहीं मिल रहा है। लेकिन वही वो शहर में बेचने जाएगा पास के 10 किलोमीटर दूर में, तो उसका उसको 500 रुपये, 1000 रुपये तक मिल जाएगा। तो इन्हीं चीज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी कुछ काम कर रही है। तो हमने क्या देखा, एक कहानी देखी कि कैसे परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय पे एक इंट्रो देखा। फिर इंट्रो जब हमने देख लिया तो हम क्या करेंगे, परिभाषा देंगे कि परिभाषा क्या है इसकी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित पारंपरिक ज्ञान, अनुभव और स्थानीय कौशल के आधार पर वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन कर आजीविका अर्जित करने वाले व्यवसायों को परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय कहा जाता है। अब इसमें आपको एक सेवाएं, तो अब ये क्या सेवाएं, तो सेवाएं में जैसे मान लीजिए कि कोई, किसी को ऐसा आता रहा होगा कि वो किसी चीज से औषधि निर्माण कर ले रहा है, या वो क्या कर ले रहा है, मान लीजिए कि उसको नस सही करना आता है, हड्डी चटकाना आता है, ये सब करना आता है। ये भी उसके पास एक कौशल है जो परंपरागत उसके पास चला आया। तो ये सर्विसेज जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगी इसकी। तो ये परिभाषा जो आप देख लीजिए कि क्या बोल रही है, कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है क्या, पारंपरिक ज्ञान, अनुभव और स्थानीय कौशल, इसके आधार पर वस्तुओं का, सेवाओं का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। और इसी से आजीविका अर्जित करने वाले व्यवसायों को परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय कहते हैं। तो सरल शब्दों में, परंपरा, कौशल, व्यवसाय आधारित, परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। इस डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये लिखने हैं कि कौन कौन से इसमें क्या आते हैं, कौशल आते हैं। तो जैसे आप देखिए हथकरघा एवं बुनाई आ गया। तो अगर आप कहाँ जाएंगे, महेश्वर जाएंगे, अशोकनगर, चंदेरी जाएंगे, इसके अलावा आप बनारस जाएंगे, इसके अलावा आप कहाँ जाएंगे, जैसे साउथ में जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, तो वहाँ आपको ऐसे हथकरघा एवं बुनाई, सूती कपड़ा, ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कुम्हार हो गया, तो मिट्टी के बर्तन बनाना, बनाना, मूर्तियां बनाना दीपावली के समय, ये सब चीज़ें। फिर जैसे बढ़ईगिरी का, तो लकड़ी का फर्नीचर, खिलौने, नक्काशी। तो राजा महाराजाओं के समय में इनको बहुत अच्छा क्या दिया जाता था, वेतनमान मिलता था, जो कि अब वैल्यूएबल नहीं रहा उतना ज़्यादा। फिर जैसे लोहारगिरी हो गई, तो कृषि उपकरण बनाना, लोहे की वस्तुएं बनाना। इसके अलावा आप देखिए जैसे धातु शिल्प हो गया, तो पीतल, तांबा, कांसा, इन सब की क्या करना, वस्तुएं बनाना।
फिर उसके बाद आभूषण निर्माण, इसके बाद चर्म कला, जैसे जूते चप्पल, जैसे मोची वगैरह हो गए तो बहुत अच्छे क्या शूज निर्माण करते हैं। इसके अलावा आप देखिए टोकरी एवं बांस शिल्प, तो बांस शिल्प डाल सकते हैं आप। फिर जैसे पत्थर शिल्प हो गया, तो प्रस्तर शिल्प जो तो किसी का ओडीओपी होगा, किसी राज्य का, किसी जिले का, वो आप डाल सकते हैं इसमें। फिर काष्ठ शिल्प हो गई, तो लकड़ी की नक्काशी एवं सजावटी वस्तुएं बनाना। फिर जैसे कालीन एवं दरी निर्माण, जैसे पुंजा दरी है, जरी दर जो होती है जो भोपाल में बनती है, ये सब डाल सकते हैं आप। फिर कढ़ाई एवं हस्त सिलाई डाल सकते हैं, जैसे चिकनकारी, जैसे लखनऊ में बहुत फेमस है जो सूट बनते हैं, या फिर जो लड़कों के कुर्ते पजामे बनते हैं उसमें चिकनकारी बहुत फेमस है। फिर उसके बाद लोक वादा निर्माण, तो ये जो वाद्य यंत्र निर्माण हो रहे हैं ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद पारंपरिक खाद्य वस्तुएं, तो जैसे आचार हो गया, मुरब्बा हो गया, ये सब बनता है। फिर जनजातीय शिल्प है, जैसे कि आप देखिए कि जो जैसे भीली गुड़िया बनती है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे गोंड पेंटिंग है। तो ये सब चीज़ें इसमें 16-17 डायमेंशन है, बहुत सारे आप अपने से भी डाल सकते हैं। तो ये सब जो है, क्या ये आपको क्या लग रहा है ये बढ़ईगिरी कल का हुआ है? ये तो जमाने से चली आ रही चीज़ें है ना। राजा महाराजा जो है, या फिर जो अपना चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका जो इतना बड़ा प्रासाद बना हुआ था, जो भवन बना हुआ था, लकड़ी का ही बना हुआ था। तो ये सब कौन बनाया होगा? बढ़ईगिरी वाले ही काम करने वाले बनाए होंगे। अब इसके बाद आपको क्या बतानी है, जब वो आप बता देंगे कि कौन कौन से इसमें व्यवसाय शामिल है, इसके बाद आप बताएंगे इसकी विशेषता क्या है। तो आप उसकी विशेषता बताएंगे कि इसका पीढ़ीगत हस्तांतरण होता है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ती है। फिर स्थानीय ज्ञान पर आधारित होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि इसके लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। वो जो आपका गांव है, क्षेत्र है, लोकल, उसी पे ही इसका ज्ञान आधारित होगा, ज्ञान बेस्ड होगा। फिर हस्त कौशल की प्रधानता होती है इसमें, कि मतलब मशीन नहीं चाहिए, किसी प्रकार के टेक्निकल चीज़ें नहीं चाहिए, हाथ से ही सारा काम हो जाएगा। इसके बाद स्थानीय संसाधनों का उपयोग, जैसे जो उधर मिट्टी मिल गई, जो वहाँ लकड़ी मिल गई, जो वहाँ पे पत्थर मिल गए, इन्हीं सब से ही क्या बन जाएगा। जैसे कि आप देखिए जो कौन सा टेम्पल है, वो कैलाश टेम्पल है जो कहाँ का, एलोरा का, वो आप देखिए कि वो पत्थर से, उसको पत्थर को काट काट के बनाया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें बनती हैं। फिर परिवार आधारित व्यवसाय होता है, कि अक्सर परिवार एवं समुदाय मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है। फिर सांस्कृतिक पहचान होती है इसकी कुछ। फिर रोजगार एवं आजीविका भी इससे मिलती है। फिर उसके बाद कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अब आपको मान लीजिए पत्थर है, पत्थर खरीदने थोड़ी नहीं जाएंगे, पत्थर मिल गया, अब आप उसकी नक्काशी कर दी, उसके बाद आपने जैसे किसी पत्थर से ही आपने किसी भगवान की प्रतिमा बना दी या गौतम बुद्ध की प्रतिमा बना दी। वो पत्थर कोई वैल्यू का नहीं था, लेकिन उससे प्रतिमा जब उसमें उकर आई तो उसकी कीमत लाखों की हो गई। तो उससे क्या होगा, आपको उस पत्थर में तो आप पैसा ही नहीं लगाए ना, लेकिन आपको अच्छी अर्निंग हुई। फिर स्थानीय बाजार से जुड़ाव हो जाता है, जो आसपास मार्केट है, जैसे मान लीजिए इंदौर शहर है, अगर कोई अब भील जो है भीली गुड़िया बना रहा है झाबुआ अलीराजपुर में, तो आराम से यहाँ उसको अच्छे खासे रेट में बेच सकता है वो। फिर रचनात्मक एवं विशिष्टता, तो क्रिएटिविटी रहती है, आप उसको देखेंगे कि जैसे मिथिला आर्ट देखिए आप, तो मिथिला आर्ट आप देखेंगे तो कितने छोटे छोटे तरीके से उसमें कैनवास में क्या किया जाता है, पेंटिंग की जाती है। फिर उसके बाद पर्यावरण अनुकूल होता है ये ऐसा कुछ केमिकल उसमें ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वो पेड़ पौधों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये एक पर्यावरण अनुकूल भी है। फिर आधुनिकीकरण की इसमें संभावना भी है, कि अगर इसकी अच्छी ब्रांडिंग, अच्छी मार्केटिंग कर दिए तो अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाएगा। तो ये सब इसमें 10-12 क्या है विशेषताएं हैं जो आपको लिखनी है। जब आप विशेषताएं लिख देंगे तो उसके बाद आप आएंगे कि इसका वर्तमान समय में इसमें क्या हो रहा है, क्या रेलिवेंस है इसका। तो आप देखेंगे कि रेलिवेंस ये है कि रोजगार प्रोवाइड करा रहा है और आजीविका का साधन बना हुआ है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। फिर आत्मनिर्भर भारत जो है उसको बनाने में, जैसे कारीगर से उद्यमी बनने की दिशा में बहुत अच्छा जो है ये काम आ रहा है। जैसे प्रशिक्षण, टूल किट, ये सब जो है आसानी से मिल जाती है। वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल, ये चीज़ जैसे आप देखेंगे जनगढ़ श्याम जो थे, वो जापान तक गए हुए थे अपनी पेंटिंग को लेकर के, गोंड पेंटिंग को लेकर के। तो लोकल टू ग्लोबल तक पहुंच सकते हैं आप। जैसे कि पीएम विश्वकर्मा हाट 2026, तो इसमें 117 प्लस कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदार मिले। फिर उसके बाद एआई और टेक्नोलॉजी का नया अवसर, तो टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है बल्कि मल्टीप्लायर है, आप अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये नई नई डिजाइनें और सीख सकते हैं, इसमें क्या और अच्छा एड ऑन किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें पांचवा है संस्कृति और विरासत का संरक्षण। तो अगर ये जो चीज़ थी 500 साल पहले चल रही थी, मान लीजिए कि मुगलों के समय में कोई उनका वंशज बना रहा होगा, या वो राजा भोज के समय में कोई उसका वंशज बना रहा होगा, आज तक अगर वो चली आ रही चीज़ है तो कितनी पुरानी चीज़ है वो, तो उससे संस्कृति और विरासत का क्या होगा, संरक्षण होगा। फिर उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, कि स्थानीय उत्पादन, स्थानीय रोजगार, ये सब चीज़ें मिल रहा है। मतलब ये इस समय
वर्तमान समय में इसकी महत्ता ये है कि ये सब प्रोवाइड करा रहा है ये। फिर महिलाओं एवं जनजातियों का सशक्तिकरण कर रहा है। उनको क्या होता है, एक आजीविका मिल जाती है, उनको एक अपना क्या काम का अवसर मिल जाता है, खेती के अलावा, मजदूरी के अलावा। फिर आप देखिए ग्रीन और सस्टेनेबल इकोनॉमी है, मतलब इससे क्या है, पर्यावरण का लॉस नहीं हो रहा है, तो एक सतत विकास की ओर भी बहुत अच्छा कदम है इसका। फिर आप देखिए भविष्य की दिशा, तो अगर इसमें बहुत अच्छा कौशल मिलेगा तो कोई अपना, जैसे कोई गांव का बच्चा है, अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इस काम में अच्छा हो गया वो, तो अगर इस कौशल का अपना उसने इस्तेमाल कर लिया तो बहुत अच्छा अपना आजीविका कमा सकता है वो। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है कि इसकी वर्तमान में ये प्रासंगिकता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो चुनौतियां कैसी हैं, आप देखिए कि शर्म आती है, मतलब लोगों को शर्म, जैसे कि मान लीजिए जो बनाने वाला है, उसको शर्म आती है कि अरे यार इतनी पुरानी चीज़ की, पुराने टाइम की चीज़ें हम क्यों बनाए, अब हम दादा परदादा के समय की चीज़ है। अब तो मतलब घड़ा कौन लेता है, अब तो फ्रिज लो, ठीक है, जैसे मटका वगैरह कौन लेता है, फ्रिज खरीद लो। या फिर उसके बाद आप देखिए कि जैसे पॉट रखे जाते हैं जो बहुत अच्छे पेंटिंग वाले, तो उनको लगता है कि यार इस तरीके से मोनोक्रोमोटिक ले लो, एक सिंगल पेंट वाले, वाइट वाले, रेड वाले, जबकि उसमें अच्छी अच्छी आर्ट बन के आती है, वो कहीं क्यों खरीदें। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में बनाने वालों का भी और लेने वालों का भी, वो भी घटता जा रहा है, ये एक चुनौती है। तो आप देखेंगे कि जैसे कौशल का पीढ़ीगत हस्तांतरण कमजोर होना। लेट सपोज मान लीजिए मेरे दादाजी बहुत अच्छे क्या थे, बढ़ई थे, मान लेते हैं ऐसा, ठीक। तो वो अगर मेरे पिताजी को उस चीज़ को नहीं सिखा पाते, तो मेरे पिताजी मुझे नहीं सिखा पाते, फिर मैं अपने बच्चों को नहीं सिखा पाता, तो ऐसे एक दो जनरेशन के बाद वो लॉस हो जाती, फिर वो लॉस हो जाती, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ आगे बढ़ नहीं पाती, उसका संरक्षण नहीं हो पाता। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या हो जाएगा, अभी क्या हो रहा है, स्थानांतरण कमजोर हो रहा है, इसकी वजह से इसका क्षरण हो रहा है। फिर आधुनिक मशीनों से प्रतिस्पर्धा। अब आप उसको हाथ से बना रहे हैं, मान लीजिए एक, आप क्या बना रहे हैं हाथ से, मान लीजिए एक पत्थर से मूर्ति बना रहे हैं हाथ से आप, उसको बनाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। लेकिन वही अगर मशीन उस चीज़ को बनाने बैठेगी तो 1 घंटे में बना देगी। तो डिमांड और सप्लाई का खेल है, अगर डिमांड उस चीज़ की ज़्यादा है और आप सप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप मशीन से पीछे रह जाएंगे। तो ये जब मशीन इस क्षेत्र में आ गई है, तो क्या हो रहा है, इस कंपटीशन को मैच नहीं कर पा रहा है सामने वाला जो बनाने वाला है। फिर बाजार तक सीमित पहुंच है, जो इन सब कामों को करता है उसको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि इसको मैं कहाँ बेचने जाऊँ, इसका सही रेट क्या लगाऊँ। मतलब वो सोच रहा है कि अगर उसने मान लीजिए कि एक गौतम बुद्ध की मूर्ति बना ली और उसने सोचा इसको 100 रुपये में बेच दूंगा मैं, जबकि वो 10,000 तक में बिक सकती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि मैं, पहली बात तो ये नहीं पता कि मैं कहाँ बेचने जाऊँ, ठीक है। जब उसको ये नहीं पता कहाँ बेचने जाऊँ, तो वो कितना रेट रखेगा उसको ये नहीं पता। अगर वो 10,000 रुपये गांव में रेट रखेगा तो कोई खरीदेगा उसको, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उसको पता होगा कि अगर मैं इसको इंदौर बेचने जाऊंगा और कितने में बेचूंगा, फिर उसके बाद अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करूंगा, अगर ये सब चीज़ें समझ जाएगा, तो वो अपने उस उत्पाद को बहुत अच्छे से बेच पाएगा। तो उसकी बाजार तक सीमित पहुंच ही नहीं है। फिर बिचौलियों की समस्या है, मान लीजिए कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि इसको अगर मैं इंदौर में बेच दूंगा तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। तो मैं उसको 100 रुपये की जगह मैं उससे 1,000 रुपये में ले लूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगा कि भाई मैं तो पत्थर की चीज़ बनाई थी, इतनी कोई बड़ी चीज़ तो बनी नहीं थी, अब मैं उसको इंदौर आके 10,000 में बेच दूंगा, तो मेरे को कितना अच्छा मार्जिन हो गया। तो ये जो बिचौलिया है, ये इसको बताएगा ही नहीं कि मैंने इसको 10,000 में बेचा, और ये इसको बताएगा ही नहीं कि मैंने इसको 1,000 में खरीदा था। तो ये कमा लेगा सारा पैसा, और जिसकी मेहनत थी वो नहीं कमा पाएगा। तो ये जो बिचौलियों की समस्या है, इस वजह से भी इस परंपरागत आधारित जो कौशल आधारित व्यवसाय है, इसके समक्ष एक समस्या खड़ी हो रही है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद इनके पास पूंजी और ऋण की कमी भी है। जैसे कुछ कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए मशीन चाहिए, या उस चीज जैसे बांस हो गया, बांस खरीदना है, या फिर अच्छी क्वालिटी के क्या खरीदने, पत्थर खरीदने से संगमरमर के खरीदने हैं। इसके अलावा मान लीजिए अन्य कुछ चीज़ें लग रही हैं जिसमें ऐड ऑन करना है, तो उसके लिए उनके पास क्या नहीं है, धन नहीं है। उनके पास कौशल तो है पर उनके पास क्या नहीं है, पूंजी नहीं है। फिर डिजाइन एवं तकनीकी कौशल का अभाव है। जैसे समय बदल रहा है, समय बदल रहा है तो वो उसमें कुछ और चीज़ें अपनी ऐड ऑन करें, सरप्लस करें। इससे क्या होगा, उनकी जो क्राफ्टिंग है, जो उनकी कौशल, जो स्किल है उनकी, वो क्या होगी, इन्हांस होगी। लेकिन वो उसमें इनोवेशन नहीं ला पा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। इसके पश्चात ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की कमी है, कि जैसे अमेजोन हो गया, या फिर जैसे ऐड होता है कि यूट्यूब में ऐड दिखता है, फेसबुक में ऐड दिखता है, अन्य जगहों पे ऐड दिखता है, फिर एक डिजिटल ऐड हो गया, फिर उसके बाद एक फिजिकल ऐड चलता है। तो ये सब चीज़ें उनको नहीं समझ में आती, तो इस वजह से भी वो पीछे रह जाते हैं सब व्यवसाय। फिर ई कॉमर्स एवं डिजिटल साक्षरता की कमी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर इसको इसमें डाल देंगे, अमेजोन में डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, ये तो पता ही नहीं है। फिर उसके बाद उनको लगता है कि यार इसमें डाल देंगे तो कैसे बिकेगा, ऐसे कौन खरीदता है, मतलब इस चीज़ की डिजिटल लिटरेसी नहीं है उनके पास, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर कम एवं अनिश्चित आय है। तो मौसमी मांग है, जैसे अब मान लीजिए किसी को क्या आता है,
दिए बनाना था, कोई कुम्हार का काम करता है, तो उसके मटके ठंडी में तो बिकेंगे नहीं, उसके दिए गर्मी में तो बिकेंगे नहीं। ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, 12 महीने तो वो चल नहीं रहा है। तो एक ये चीज़ है कि एनोनिमिटी है, मतलब आज मांग है कल मांग नहीं, इस टाइप की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद भौगोलिक पहचान का सीमित लाभ, तो जीआई टैग है, वो हर स्थानीय उत्पाद को नहीं मिल रहा है, और जिसको मिल रहा है वो ज़्यादा क्या नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा, जो प्रमोट कर रहा है उसको मिल नहीं रहा, इस टाइप से चीज़ें हो रही हैं। फिर कच्चा माल भी बहुत जगहों पे नहीं है। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी है, कि मतलब जैसे आज भी भारत में जो क्या होता है कि किसी प्रोमिनेंट पोस्ट पे होता है, सरकारी नौकरी पे होता है, उसको वैल्यू मिलती है, आर्टिस्ट को कम वैल्यू मिलती है, जबकि आर्टिस्ट को ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इस वजह से क्या है, अगर मान लीजिए किसी को 4 पैसे कम मिले और इज्जत ज़्यादा मिल जाए तो वो काम अच्छे से करने लग जाएगा। लेकिन वो लेंगे, अरे ठीक है कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिए तो मैं भी कर लेता हूँ, तो वो भी कर लेता है। तो ये सब चीज़ें जो है क्या करती हैं उनके लिए, उनको क्या करती हैं, प्रोवोक करती हैं नेगेटिव तरीके से, ना कि उनको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो मोटिवेशन नहीं होने की वजह से भी ये सब चीज़ें बनती हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। फिर और कुछ आप याद रख लीजिए, जैसे कि एक स्किल गैप हो गया, मार्केट गैप हो गया, फाइनेंस गैप हो गया, टेक्नोलॉजिकल गैप हो गया, ब्रांडिंग गैप हो गया, यूथ गैप हो गया, और ट्रेडिशनल बिजनेस का संकट। तो ये सब चीज़ें जो है चुनौतियां हैं। इसके बाद चुनौतियां हैं तो निदान भी होंगे, सरकार कुछ प्रयास करेगी। तो सरकार क्या प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, 17 सितंबर से फिर लागू हुई थी बाद में। तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, इसमें 18 पारंपरिक ट्रेड्स को पहचाना गया है, जो मैंने आपको पीछे बताया था। फिर इनका कौशल उन्नयन किया जाएगा, आधुनिक टूल किट दी जाएगी, जैसे कि मान लीजिए कोई मछुआरा है, तो उसको क्या है, पूरे जाल दिए जाएंगे, और जिससे मकड़ी बोल रहा हूँ क्या, मछली जो पकड़ी जाती है उसका टूल दिया जाएगा। इसके अलावा उनको अन्य जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएगी, और फिर उनकी एक जगह पे कैंपेन लगा के उनको सब बताया जाएगा कि आप इसको और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो, किस मौसम पे मछली पालन नहीं करना चाहिए, किस मौसम पे करना चाहिए। इसके अलावा इसमें 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है, सब चीज़ें हैं। फिर दूसरा, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो हस्तशिल्प के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर तकनीकी सहायता दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, मार्केटिंग कराई जाती है, और इंफ्रा सपोर्ट दिया जाता है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है एक, इसमें क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से कारीगरों को इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, तकनीकी और बाजार समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें हथकरघा बुनकरों के लिए कौशल विकास दिया जाता है। फिर रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम है एक। फिर गुरु शिष्य हस्तशिल्प परीक्षण प्रोग्राम एक चलाया जाता है। फिर डिजाइन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट सेंटर चलाए जाते हैं। फिर मार्केटिंग सपोर्ट एवं ई कॉमर्स जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। फिर आर्टिसंस प्रोड्यूसर कंपनीज या क्लस्टर्स, इनके तहत सपोर्ट दिया जाता है। तो ये कुछ 8-9 स्कीम्स हैं, 8-9 चीज़ें हैं जो सरकार चला रही है। किस चीज़ के लिए, ताकि जो पारंपरिक कौशल आधारित व्यवसाय है इनका क्या हो सके, संरक्षण हो सके, संवर्धन हो सके, आधुनिकीकरण हो सके, बाजार तक पहुंच सके, और क्या हो सके, आत्मनिर्भरता हासिल हो सके, और फिर विकसित भारत बन सके। इसके अलावा हम देखेंगे कि सरकार ये सब तो कर ही रही है, हम क्या इसमें सरकार को सजेस्ट कर सकते हैं, या क्या सरकार और कर सकती है इसमें, ऐसे आप अपने सुझाव डाल सकते हैं। कि सबसे पहले तो स्किल अपग्रेडेशन जो है वो करना चाहिए, कि री स्किल, और उसके बाद जो स्किल अपग्रेडेशन वो करना चाहिए। तो पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन और उत्पादन, इन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर जो गुरु शिष्य मॉडल है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी को बहुत अच्छा काम आता हो, किसका, घड़े बनाने का, इन सब बनाने का, तो वो मेरे गुरु बन जाए, मुझे वो सिखाएं, इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। फिर इससे क्या होगा, कौशल हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर होगा। फिर डिजाइन इनोवेशन, तो पारंपरिक कला को आधुनिक उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार नए डिजाइन और उत्पादों से जोड़ा जाएगा। लेट सपोज, ऐसा मान लीजिए कि अब जो ट्रेडिशनल कलर है, मान लीजिए विवग्योर वाले जो कलर हैं, लाल पीला हरा नीला गुलाबी, इनसे अलावा जैसे लेवेंडर कलर हो गया, बेज कलर हो गया, फिर बेबी पिंक कलर हो गया, इन सब कलर की अगर डिमांड बढ़ रही है तो उन कलर में डिजाइन लेकर के आने चाहिए, वो नई चीज़ें लानी चाहिए, कुछ नई उसमें कलाकृतियां जोड़नी चाहिए। इस तरीके कैनवास पेंटिंग जैसे बहुत ज़्यादा, या पोर्ट्रेट चीज़ें पसंद की जा रही हैं तो वो सब डालना चाहिए। फिर डिजिटल और ई कॉमर्स जो इंटीग्रेशन वो करना चाहिए। तो कारीगरों को ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सब से जोड़ा जाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, जो चुनौतियां हैं उन्हीं को ही आप समाधान बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। याद नहीं आए तो फिर उसकी ब्रांडिंग अच्छे से करनी चाहिए। फिर उसको जो उधर का, जैसे मान लीजिए कि भीड़ी गुड़िया है, तो भीली गुड़िया को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है।
तो इस तरीके से जो अन्य चीज़ें हैं उनको जीआई टैग दे करके उनकी वैल्यू बढ़ानी चाहिए। फिर इजी फाइनेंस, तो ऐसा होना चाहिए कि उनको जो उस काम के लिए अच्छा ऋण और पूंजी जो है उपलब्ध होनी चाहिए, मुद्रा योजना से इसको लिंक करना चाहिए। फिर जो मिडिल मैन है, ये जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, इनको हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कौशल को भी क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, और उसका जो प्राइस है वो खराब करके मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू खराब करते हैं। फिर जो क्लस्टर डेवलपमेंट है, ये करना चाहिए। तो समान व्यवसाय वाले कारीगरों के आर्टिसंस क्लस्टर या कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित किए जाने चाहिए। फिर युवाओं को और जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें प्रमोट करना चाहिए। और ट्रेडिशनल स्किल्स जो हैं प्लस टूरिज्म जो है प्लस ग्लोबल मार्केट जो है, इन सबको क्या करना चाहिए, एक कलेक्टिव अप्रोच से इनको इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि ये तीनों चीज़, जैसे मान लीजिए कोई कहीं घूमने गया, वहाँ घूमने गया, जैसे मान लीजिए कोई मांडू घूमने गया, वहाँ उसने बाग प्रिंट जो होती है साड़ियों में या कपड़ों में वो देखा, या फिर नीमच गया तो नीमच के उठाना में जैसे क्या होता है, वहाँ पे भी कपड़ों पे छिपा कला होती है, उज्जैन के भेरूगढ़ में होती है। तो वहाँ पे जब वो जाएगा, इन सब चीज़ों को देखेगा, वो सब चीज़ें लेके आएगा, खरीदेगा, कोई उनको देखेगा, यार ये तुम्हारा ये बहुत अच्छा लग रहा, तो आगे वो ही प्रमोट करेगा। तो इस तरीके से मार्केटिंग जब होगी तो अपने आप वो चीज़ें बहुत प्रमोट होंगी। इसके बाद आप इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं निष्कर्ष देने के पहले, कि परंपरागत कौशल को संग्रहालय में संरक्षित करने के बजाय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना ही वास्तविक संरक्षण है। आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन आपके दिमाग में ही मौजूद है, किसी को आपको दे नहीं, किसी को आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, है ना। तो अगर विद्या आपके पास है तो उसको प्रदान करिए, दूसरों को दीजिए। तो उसको म्यूजियम बना के मत रखिए अपने दिमाग में कि मेरे को तो बहुत कुछ आता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है, आपको कुछ भी नहीं आता आपको, ठीक है। तो परंपरागत कौशल को संग्रहालय में संरक्षित करने के बजाय उसको बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना ही वास्तविक संरक्षण है उसका। फिर उसके बाद ये अच्छा सा निष्कर्ष है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो आपको इसमें क्या देखना है, सिर्फ क्या चीज़ें लिखनी है आपको इसमें, इसमें आपको लिखना है कि जैसे जो परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय है, ये केवल अतीत की विरासत नहीं है, बल्कि भारत के वर्तमान रोजगार और भविष्य की आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार है। हर इंसान जॉब पा करके ही क्या कर सकते हैं, आजीविका नहीं कर सकता ना। फिर इन व्यवसायों को जीवित रखने के लिए केवल संरक्षण पर्याप्त नहीं है, उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर डिजाइन, कौशल उन्नयन, फिर उसके बाद वित्तीय सहायता, ब्रांडिंग, डिजिटल बाजार और वैश्विक बाजार से जोड़ना आवश्यक है। ये कलर दिख रहा है? फिर जब कारीगर जो है इसके पारंपरिक हुनर को आधुनिक अवसर मिलेंगे, तब वह केवल कारीगर नहीं रहेगा बल्कि स्वरोजगार से जुड़ जाएगा। फिर अपने साथ वो और लोगों को जोड़ेगा, उसकी टीम बनेगी, तो वो जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बन जाएगा। फिर उद्यमी और आर्थिक विकास की भागीदार भागीदार बनेगा वो। इस प्रकार लोकल स्किल, लोकल एंटरप्राइज, लोकल एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल मार्केट बनेगा, इस यात्रा में पहुंचेगा और भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत ये जो है करेगा। निसंदेह परंपरा को तकनीक से, कौशल को बाजार से, कारीगर को अवसर से जोड़ना ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो आगे चलकर विकसित भारत 2047 के समावेशी एवं सतत विकास की मजबूत आधारशिला बनेगा। तो इसमें जितने कीवर्ड हैं आपको ये ध्यान रखना है। और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को आप सांस लेना भूल जाएं, लेकिन इसको लिखना ना भूलें, ठीक है। तो ये आपका जो निष्कर्ष है, ये परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय का ये निबंध था। फिर इसके बाद हम इसमें दूसरा ऐसे देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसे डाल सकते हैं, अभी देखते हैं। तो ये आप इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा। इसकी इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में डल जाएगी, उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा ऐसे। तो इसी में अगला जो ऐसे हमारा गौरवशाली भारतीय संस्कृति का है, तो इसको हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। तो देखिए, जैसे इसमें एक इंट्रो देखेंगे, फिर उसी इंट्रो का यहाँ थ्योरी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जब वो इंट्रो लिख देंगे, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक पॉइंट। फिर भारतीय संस्कृति की परिभाषा लिखेंगे। फिर गौरवशाली जो भारतीय संस्कृति है उसकी विशेषताएं क्या है वो लिखेंगे। विशेषताएं लिखने के बाद एक ये लाइन लिखेंगे। इस लाइन को लिखने के बाद प्रासंगिकता बताएंगे, करंट रेलेवेंस क्या है भारतीय संस्कृति का, प्रासंगिकता क्या है। फिर चुनौतियां बताएंगे कि कुछ चुनौतियां हैं इसके समक्ष। चुनौतियां जब आप बता देंगे तो ये बताएंगे कि सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है क्या, और अगर प्रयास कर रही है तो फिर हम कुछ बता दें, कुछ और आप प्रयास कर लें ऐसा। फिर एक निष्कर्ष दे दीजिए और ये खत्म हो जाएगा। तो बहुत जल्दी से एकदम इसको खत्म करेंगे, 2x में खत्म करेंगे, फिर आप 2x में देखना तो 4x में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रो इसका ऐसा है कि जब कोविड 19 चल रहा था
तो कोविड-19 चल रहा था तो सब क्या कर रहे थे, जैसे जैसे आप वेस्टर्न कंट्री जाएंगे तो कोई हाथ मिलाता है। जॉर्जिया मेलोनी अगर मान लीजिए किससे मिलती है, उसका क्या नाम है फ्रांस के राष्ट्रपति का, इमैनुअल, हाँ वो जो फ्रांस का राष्ट्रपति जो भी है, तो लोग जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, हक करते हैं और चीक्स पे क्या करते हैं, किस करते हैं। अब अगर ये कोविड चल रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पर इंडिया में क्या होता था, इंडिया में हैंड शेक तो नहीं चलता, इंडिया में नमस्ते ये वाली परंपरा है। तो इससे क्या होता है, जैसे अगर कोई 10 मीटर दूर भी है तो मैं उसको ऐसे करके अभिवादन कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मैं उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लिया, अभिवादन भी हो गया। तो आप देखिए जो कोविड-19 जब पैंडेमिक चला तो सोशल डिस्टेंसिंग जो पूरी वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया, पर इंडिया का जो ट्रेडिशनल ग्रीटिंग था नमस्ते, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल इमर्ज हुआ किसके लिए, सेफ्टी के लिए और किसके लिए, रिस्पेक्ट के लिए भी। तो सेफ, रिस्पेक्ट एंड आपका क्या, हार्ट फेल्ट, तो नो फिजिकल कांटेक्ट के अभाव में भी, मतलब हम सीधे किसी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ अभिवादन कर ले रहे हैं। तो जो आपके प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी इस चीज़ को प्रमोट किया और इन्होंने इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज को बोला कि जो इंडिया कल्चर में जो अभिवादन चलता है नमस्ते, उसको सब लोग फॉलो करें। फिर उसके बाद एक दुनिया के लिए मैसेज गया कि जो भारत की संस्कृति है वो भले पुरानी है पर रेलिवेंट है, वो ऐसा नहीं है कि वो पुरानी हो गई है तो वो क्या हो गई है, पुरातन हो गई तो खराब हो गई है, खत्म हो गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आप इस तरीके से अपना इंट्रो चालू करिए। इसका थ्योरी ये लिखा हुआ है कि जैसे आप देखिए कोविड-19 पहला कीवर्ड, तो महामारी के दौर में जब पूरी दुनिया सामाजिक दूरी और शारीरिक संपर्क से बचने के नए तरीके खोज रही थी, तब भारत की पारंपरिक अभिवादन शैली नमस्ते ने अपनी प्रासंगिकता को वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित किया। जिस अभिवादन को आधुनिकता के दौर में कभी केवल एक पारंपरिक प्रथा माना जाता था, वही बिना शारीरिक संपर्क के सम्मान और आत्मीयता व्यक्त करने का सुरक्षित माध्यम बन गया। इस प्रकार नमस्ते ने केवल भारतीय संस्कृति की एक परंपरा को जीवित नहीं रखा, बल्कि विश्व को यह संदेश भी दिया कि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं में आधुनिक समस्याओं के समाधान और भविष्य के लिए उपयोगी ज्ञान भी निहित हो सकते हैं। ठीक है। अब जब आप इंट्रो लिख देंगे, इंट्रो लिखने के बाद आप ये लाइन लिखिएगा कि भारतीय संस्कृति की महानता उसकी प्राचीनता में नहीं बल्कि उसकी निरंतरता में है, अनुकूलनशीलता में है, समावेशिता में है और मानव कल्याण की दृष्टि में निहित है। तो आपने इंट्रो बताया, इंट्रो बताने के बाद फिर अगले पेज में आप इस वाली चीज को ऊपर ऐड ऑन कर दीजिए, ऐसे ही उद्धरण चिन्ह के साथ, दोहरे उद्धरण चिन्ह के साथ। फिर आप बताएंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है, ये बताएंगे आप। तो जब आप इसको बताएंगे, 2 मिनट पॉज करिए ना, रितेश सर 2 मिनट पॉज करिए ना। तो इसमें फिर आप भारतीय संस्कृति क्या है इसकी परिभाषा लिखिए। तो राधा कमल मुखर्जी जो है इनके अनुसार परिभाषा लिख दीजिए कि मूल आधारित दृष्टि से संस्कृति को उन सामाजिक मूल्यों और आदर्शों की अभिव्यक्ति माना जा सकता है जिन्हें समाज अपने सामूहिक जीवन में विकसित और आत्मसात करता है। पेपर 2 के पार्ट बी में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे संस्कृति की परिभाषा क्या है इसे बताने का कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद विशेषता क्या है गौरवशाली संस्कृति की, तो वही सब जो आप लिखते आ रहे थे उसमें सभ्यता संस्कृति वाले में, कि प्राचीनता में निरंतरता है, हजारों वर्षों से चली आ रही है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के टाइम से चली आ रही है। दूसरा आप देखेंगे कि विविधता में एकता है, अनेक भाषा है, धर्म है, जाति समूह है, खान पान है, रीति रिवाज है, ठीक है, फिर भी एक पहचान बनी हुई साझा। फिर एक समन्वय है, सहिष्णुता है, भले बहुत से भिन्न धर्म के लोग, जाति के लोग आ गए, पर एक समन्वय बन गया और एक सहिष्णुता है दूसरे धर्म की चीज को लेकर के भी, ताकि अच्छे से समाज चल सके। फिर देखेंगे ज्ञान एवं विज्ञान की परंपरा है, तो वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, इन सबको समाहित किया गया है। फिर आध्यात्मिक एवं नैतिक दृष्टिकोण है, तो जैसे देखेंगे आप सत्य, अहिंसा, करुणा, धर्म, कर्म, त्याग, बलिदान, आत्मसम्मान, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद मानवता, मानवतावाद जो है, विश्व बंधुत्व जो है, ये सब चीजें इसमें शामिल है। फिर कला एवं साहित्य की समृद्धि जो है ये भी शामिल है, जैसे आप देखेंगे कि संगीत, नृत्य, साहित्य, रंगमंच, चित्रकला, लोक कला, इन सब की परंपराओं को भी शामिल किया गया है। फिर प्रकृति के साथ सहअस्तित्व है, तो जैसे नदियां हैं इनको किसका दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है। जैसे पर्वत हैं इनको भी भगवान का दर्जा दिया गया है, जैसे कैलाश पर्वत हो गए, सब हो गए, इनकी क्या है, सैक्रेड तरीके से इनको माना जाता है। जैसे वन हो गए, तो जैसे वनों में जैसे कुछ वृक्ष हो गए, पीपल हो गए, बरगद हो गए, अन्य जो वृक्ष हो गए, इनको क्या है, काटा नहीं जाता, विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुकूलनशीलता एवं जीवंतता है। जीवंतता का मतलब है लाइफ लॉन्ग बनी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहले जैसी थी अब ऐसी नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन अभी भी क्या है, उसी तरीके से जीवंत है ये। फिर
लोक एवं पारंपरिक जीवन पद्धति है, जैसे कि आपको इसमें त्योहार, मेले, लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, हथकरघा, पारंपरिक खेल, ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको गौरवशाली भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में दिखती है। फिर उसके बाद जब वो पोर्शन हो जाए उसके बाद आपको लिखना है कि भारतीय संस्कृति की वास्तविक गौरव गाथा उसकी प्राचीनता में ही नहीं बल्कि विविधता को समेटने में, नए विचारों को आत्मसात करने में और मानव कल्याण के मूल्यों को निरंतर आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता में है। तो जैसे ही विशेषता वाला पोर्शन हो जाए इस वाले पोर्शन को आपको उसमें ऐड ऑन करना है। इसके पश्चात आपको इसको देख लीजिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसका रेलिवेंस क्या है। तो भारतीय संस्कृति जो है आधुनिक समस्याओं का भारतीय समाधान जो है प्रदान करती है, जैसे कि योग हो गया, ठीक है। 180 प्लस देशों में इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है 2015 से घोषणा के बाद से। तो आप देखिएगा कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। फिर वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है कि जो पूरा विश्व है एक परिवार है, इस उस पे चलता है। तो अगर भारत की इस चीज़ को अगर अन्य देश अपनाएं तो इजराइल ईरान जो वॉर हो रहा है, यूएस ईरान जो वॉर हो रहा है, ये सब हो ही ना, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है अपने आप थम जाए। फिर पारंपरिक जो कौशल है जैसे रोजगार प्लस स्थानीय अर्थव्यवस्था, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा प्रमोशन मिलता है और मिल भी रहा है। फिर जो भारतीय परिवार, सामाजिक सहयोग और समर्थन है, तो आज भी जैसे आप देखेंगे कि लोग एकजुट होकर के मिलकर रहते हैं, त्यौहार बना रहे हैं तो साथ में एकत्रित होकर के त्यौहार मना रहे हैं। जैसे भी राखी आने वाला है तो सब मिलेंगे जुलेंगे, तो जो त्यौहार है एक गैदरिंग करता है और गैदरिंग से क्या होती है, समरसता बढ़ती है। फिर उसके बाद जैसे आयुर्वेद है तो समग्र स्वास्थ्य को होलिस्टिक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को ज़्यादातर बढ़ावा देता है बजाय इसके कि क्यूरेटिव के, मतलब कि रोकथाम पे ज़्यादा ध्यान देता है उपचार की बजाय। ठीक है, आप ऐसा काम ही ना करें कि आपको रोग हो। फिर जैसे नमस्ते, तो कॉन्टैक्ट लेक्स जो ग्रीटिंग है, तो ये रिस्पेक्ट और सेफ्टी दोनों को प्रमोट करता है। फिर उसके बाद प्रकृति पूजा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। जैसे प्रकृति, जैसे सेक्रेड ग्रुप्स बनाए जाते हैं, पवित्र उपवन बनाए जाते हैं, तो इनको काटना क्या होता है, अपराध होता है। तो इस तरीके से इससे पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि जो मिलेट्स हैं, पारंपरिक भोजन है, तो इनका भी संरक्षण हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पोषण, जो कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है वो दूर हो रही है। इसके अलावा जो एनीमिया की समस्या है महिलाओं को, वो दूर हो रही है। तो ये जो परंपरागत चीज़ें हैं ये क्या प्रमोट कर रही हैं, इनकी प्रासंगिकता ये है कि इन सब क्षेत्रों पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। तो कल्चर जो है वो मॉडर्न प्रॉब्लम जो है उनका टाइमलेस सॉल्यूशन है उनका, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ चुनौतियां हैं इनके सामने, कि जैसे आप देखिए कि इंसान, आप उसको बोलिए कि योग योग कर लो, तो योग करने की जगह वो क्या करेगा, फ़ोन पे मोबाइल पे अपना ज़्यादा ध्यान बिताएगा। तो जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या फिर जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, और उसका जो वेस्टर्नाइजेशन का अंधानुकरण हो रहा है और उपभोक्तावादी संस्कृति में जो मनुष्य लिप्त होता जा रहा है, उसकी वजह से बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं संस्कृति में। तो पश्चिमीकरण या पश्चिम का अंधानुकरण, फिर भाषाओं का क्षरण हो रहा है, जैसे कि इस टाइप के जो वर्ड हैं, ठीक है, जैसे एसएफ हो गया, फिर FYI हो गया, इफ़ यू नो हो गया। अब इस तरीके से क्या है, जो ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इनका क्षरण हो रहा है। इससे क्या होगा, भाषा का क्षरण होगा। मीम की भाषा में चीज़ें चलेंगी तो जो भाषा है, जो उसकी मौलिकता है, उसका क्षरण होगा। फिर उसके बाद लोक कलाओं का पतन हो रहा है, देखने वाले कम हो रहे हैं, तो डिमांड कम हो रही है, तो उसकी सप्लाई अपने आप कम होगी। उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वो करेंगे किसके लिए, अकेले कोई नाचेगा थोड़ी ना। पारंपरिक व्यवसायों का संकट, जैसे हमने पीछे पीछे देखा था कि जो परंपरागत आधारित कौशल व्यवसाय हैं, परंपरागत कौशल व्यवसाय जो हैं उनका क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको सीख ही नहीं रही है, तो उसका पतन होता जा रहा है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। फिर युवा पीढ़ी से दूरी, तो युवा पीढ़ी जो है किस चीज़ में उलझी हुई है, इस चीज़ में संलिप्त है, वो अपने नशे में संलिप्त है, मोबाइल में संलिप्त है, तो वो कुछ नया नहीं कर रही है। फिर सांस्कृतिक विरासत का जो है कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है। तो जैसे आप देखिए जो ताजमहल हो गया, या फिर आप देखिए जैसे लाल किला हो गया, उसको क्या कर दिया गया था, उसको जैसे प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया उसका वो संरक्षण करने के लिए। इसकी वजह से संस्कृति का जो है प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद अच्छा, व्यवसायीकरण का मतलब यहाँ पे ये भी है कि कैसे उन चीज़ों से सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया जा रहा है, बजाय इसके कि उन चीज़ों का अच्छे संरक्षण हो और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका ज्ञान जो है हस्तांतरित हो। फिर गलत अंधविश्वास और परंपराओं का संरक्षण, तो परंपराओं में जो अंधविश्वास जब जैसी चीज़ें जुड़ जाती हैं, जिससे जो संस्कृति है उसकी जो सैक्रेड जो उसकी पवित्रता है वो सब जो है धूमिल होती है। तो ये कुछ उसके समक्ष चुनौतियां हैं।
और इन्हीं चुनौतियों को आप दूर करेंगे तो क्या हो जाएगा, संस्कृति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण कर रही है। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया होता है, ये ऐतिहासिक स्मारकों का, पुरातात्विक स्थलों का, धरोहरों का संरक्षण, संवर्धन और पुनरुद्धार करता है। साथ ही ज्ञान भारतम मिशन, इसके तहत प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जा रहा है। डिजिटलीकरण और शोध के माध्यम से ज्ञान संपदा को आने आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको तक पहुंचा रहा है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत क्या हो रहा है, शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। भारतीय ज्ञान, दर्शन, भाषाएं, कला, परंपराएं, मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्थानीय विशिष्ट उत्पादों को, हस्तशिल्प को, हथकरघा को, पारंपरिक कौशल को बाजार में प्रोवाइड करा के उनकी पहचान जो है बढ़ाई जा रही है। फिर जीआई टैग दिया जा रहा है, जीआई टैग प्रोवाइड करा के उस क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, उस क्षेत्र में जो संस्कृति उसको प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि जरी का काम कर रहा है, पत्थर का शिल्प का काम कर रहा है, या भीली गुड़िया शिल्प बन रही है, तो उससे संस्कृति का संरक्षण भी हो रहा है और संस्कृति का ट्रांसफर भी हो रहा है। फिर कारीगरों का सशक्तिकरण, तो इनको प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दे करके इनसे क्या किया जाएगा, कौशल को सुरक्षित रखा जाएगा, वो जो सांस्कृतिक कौशल है और जो इंडियन जो कल्चर है, जो लॉन्ग पिछले जो प्राचीन रहा है, वो आगे तक चल के आएगा, प्रमोट होगा। फिर जो प्रसाद स्कीम है, इसके तहत धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। फिर डिजिटल कल्चर प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्वे में एक जगह है जहाँ पे क्या किया जाता है, सीड का प्रिजर्वेशन किया गया है। अगर पूरी दुनिया तबाह भी हो गई, मान लीजिए बहुत सारे परमाणु हमले भी हो गए, तो भी वो जो सीड बैंक है उधर पे सारे सीड सुरक्षित रहेंगे। ऐसे ही ये जितने भी चीज़ें हैं, आर्टी क्राफ्ट्स हैं, आर्ट वाली चीज़ें हैं, इन सब का डिजिटली प्रिजर्वेशन किया जा रहा है कि कल को अगर ऐसी चीज़ें लुप्त हो जाती हैं, बनाने वाले लुप्त हो जाते हैं, तो उससे उसको एक प्रॉम्प्ट दे करके उन चीज़ों को जनरेट किया जा सकता है। फिर भारतीय भाषाओं का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 11 सांस्कृतिक भाषा हो गई हैं, अब पहले कम थी, अब 11 हो गई हैं। फिर 22 भाषाएं जो उसमें शामिल हैं वो हैं। इसके अलावा जो बोलियां हैं, डायलेक्ट हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। हिंदी भाषा में बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि हिंदी भाषा को और प्रमोट किया जाए। फिर उसके बाद कल्चरल टूरिज्म जो है, ये ऐतिहासिक स्थलों को, मेलों, लोक कलाओं, जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक उत्सवों को पर्यटन से जोड़ता है। फिर योग एवं आयुर्वेद का वैश्वीकरण हो रखा है। आप देख रहे हैं कि 21 जून को जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना, तो पूरी दुनिया ने उसको योग दिवस मनाना स्टार्ट किया और सब 21 तारीख को चटाई लेके बैठ जाते हैं और योग करते हैं, भले भारत नहीं करता है। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी है कि जैसे मान लीजिए मोदी जी किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो उस देश का व्यक्ति मोदी जी को क्या गिफ्ट करता है, एक मूर्ति गिफ्ट कर रहा है, जो हम जो वो भारत से वर्षों पहले चुरा के लाए थे, और वही भारत को गिफ्ट करता है। तो एक, या फिर जैसे योग हो गया, योग जैसे जापान हो गया, वहाँ पे बुद्धिज्म है, इंडिया में बुद्धिज्म है। तो भारत में ऐसा कोई स्टैब्लिश्ड रिलीजन तो है नहीं, तो उस स्टैब्लिश रिलीजन के ना होने की वजह से हम सब धर्मों के साथ क्या अपना संभाव बना लेते हैं। जैसे जापान में क्या चलता है, बौद्ध धर्म चलता है, और इंडिया में भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म का उदय इंडिया से हुआ, तो वो यहाँ आकर के अपनापन जैसा महसूस करते हैं। तो ये कल्चरल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर में सब शामिल रहती है। तो हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसे संरक्षित करें, संवर्धित करें और विश्व तक पहुंचाएं। फिर उसके बाद हम कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या, तो दे सकते हैं। कैसे, कि हमें अच्छी परंपराओं का संरक्षण करना चाहिए, जैसे लोक कलाओं का, भाषाओं का, विरासतों का। फिर हानिकारक परंपराओं में सुधार करना चाहिए, जैसे अंधविश्वास, भेदभाव, अमानवीय प्रथाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संवैधानिक मूल्यों के अनुसार बदलना चाहिए। जैसे कि सती प्रथा चलती थी, तो क्या वो संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो खत्म हुई 1829 में। जैसे कि भ्रूण हत्या होती थी, तो क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भ्रूण की जांच कराना 1994 में बैन किया गया। फिर उसके अलावा जो बाल विवाह होते थे, तो होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, तो 2006 के या 5 के एक्ट के तहत बाल विवाह को क्या किया गया, अपराध घोषित किया गया। फिर 1961 में दहेज के प्रति कानून लाया गया विरोध में। तो इस तरीके से जो चीज़ें अमानवीय हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं कि इसको संस्कृति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, तो उसको सरकार संविधान के तरीके से या सामाजिक तरीके से क्या करती है, नष्ट करती है, खत्म करती है। फिर नई शिक्षा नीति 2020 जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, इस क्षेत्र में वो भी काम कर रही है। फिर स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, कारीगरों को आर्थिक सशक्तिकरण दिया जाए, ओडीओपी जीआई टैग स्किल के तहत। फिर कल्चरल टूरिज्म को और बढ़ाया जाए, ऐतिहासिक स्थल, तीर्थ, मेले, जनजाति संस्कृति और लोक कलाओं को सतत पर्यटन से जोड़ा जाना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर जगह में, हर राज्य में, हर जिले में ऐसे कई जगहों पे मंदिर होते हैं, या कुछ पुराने क्या होते हैं, जो
कहना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, हर जगह पे होती हैं, तो उन जगहों को लोकल तरीके से प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसकी जैसे अब भीमबेटका अब्दुल्लागंज वालों के लिए बहुत सामान जगह होगी, लेकिन वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेडिशन, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, वॉइस नरेट करके रख दिया जाता है वहाँ पे, और जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो पूरा जो वोकल से वो बोलना स्टार्ट कर देगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो अगर मान लीजिए किसी को वो भाषा समझ में नहीं भी आ रही है तो वो नरेट कर सकता है, बता सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो पर्यटन है उसको भाषा तक सीमित न रख के प्रसारित किया जाएगा उसको। फिर वही संस्कृति का वैश्वीकरण किया जाएगा, संविधान और संस्कृति का संतुलन बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है उसमें। फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष है, आप देख लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो निष्कर्ष ये है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्राचीनता के साथ उसकी जो है जीवंतता है और अनुकूलनशीलता है। फिर उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमें विश्व को एक परिवार मानना सिखाती है, जबकि सर्वे भवन्तु सुखिनः विकास को केवल आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि मानव कल्याण से जोड़ती है। आज आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हमारी स्वदेशी परंपराओं, स्थानीय कौशल और कारीगरों को नई आर्थिक शक्ति प्रदान कर सकती है। वहीं विकसित भारत 2047 का लक्ष्य आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय ज्ञान मूल्यों सांस्कृतिक विरासत को समन्वय से ही अधिक समावेशी और टिकाऊ बन सकता है। ठीक है, इतना लिख लिए। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है कि अतः भारत को अपनी संस्कृति को अतीत की धरोहर के रूप में संरक्षित करने के साथ साथ उसे आत्मनिर्भर भारत की शक्ति, विकसित भारत की पहचान और विश्व के कल्याण का समाधान बनाना होगा। साथ ही वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति की आत्मा हो, आत्मनिर्भर भारत उसकी आर्थिक शक्ति और विकसित भारत उसका आधुनिक स्वरूप हो। तभी भारत की गौरवशाली संस्कृति भविष्य की वैश्विक सभ्यता को नई दिशा दे सकेगी। तो इस तरीके से आपका जो निष्कर्ष है, जब ये संपन्न होगा तो आपका ये जो गौरवशाली भारतीय संस्कृति वाला ऐसे है, बहुत अच्छे से ये आपका कंडक्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ और दूसरे टॉपिक हैं, उस पे हम नज़र दौड़ाते हैं। अब इसी में अगला ऐसे है सभ्यता और संस्कृति वाला। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, जो पीछे अपने गौरवशाली भारतीय संस्कृति पढ़ा है उसी के कुछ पार्ट जो है इसमें शामिल करने हैं। जैसे देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि आपको सभ्यता और संस्कृति की परिभा एक इंट्रो बताना, दोनों का मर्जर इंट्रो। तो ये एक इंट्रो है, उसका आप देख सकते हैं। तो ये मोहनजोदाड़ो से चालू होता है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा और फिर उसी समय ही जो पैरेलल क्या चल रही संस्कृति चल रही है उसी के साथ इसको मर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रो आप इसको देख लीजिए, पढ़ने में समय नहीं गुजारता मैं इसमें, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि यदि फिर इसमें जैसे ही आपने वो लाइन लिख ली, इंट्रो लिख लिया, इसके बाद आपको आगे लिखना है, यदि सभ्यता हमें बताती है कि मनुष्य ने क्या बनाया है तो संस्कृति यह बताती है कि उसने वह क्यों बनाया और उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया गया। यहीं से तुम्हारा ऐसे क्या होगा, स्मूथली जाएगा। और सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, अंतर, दोनों का संबंध, भारतीय संदर्भ, आधुनिक सभ्यता की चुनौतियां, वे फॉरवर्ड, विकसित भारत, ये सब ऐड ऑन करना है। जैसे देखो, सबसे पहले इंट्रो बता दिए, इसमें मर्ज इंट्रो होगा जिसमें सभ्यता और संस्कृति दोनों जो है अपना पॉइंट देंगे। इसके बाद आप यदि ये लिखेंगे कि यदि सभ्यता ये बता रही है कि मनुष्य ने क्या बनाया है, जैसे ताजमहल सभ्यता को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो वहीं संस्कृति यह बताएगी कि उसने वह क्यों बनाया, फिर उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया गया। इसके साथ ही अब यहाँ इतना आपने लिख लिया, अब इसके बाद क्या होगा, अब आप बताएंगे कि सभ्यता क्या है, फिर आप बताएंगे कि संस्कृति क्या है, फिर दोनों के बीच आप एक डिफरेंस बताएंगे, फिर दोनों का एक कोरिलेशन बताएंगे। इसके बाद इसका इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है वो ऐड करेंगे, फिर आधुनिक सभ्यता की जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो शामिल करेंगे। इसके बाद एक इसमें आगे दिशा देंगे और विकसित भारत इसके साथ शामिल कर देंगे। तो आप देखिए, जैसे मैकाइवर और पेज है, इसने क्या सभ्यता की परिभाषा दी, या जीएस घुरिये ने, इरावती कर्वे ने क्या परिभाषा दी, ऐसी परिभाषा लिखनी है। तो मैकाइवर और पेज ने क्या परिभाषा दी, तो उसने बोला कि सभ्यता उन साधनों, तकनीकों और सामाजिक व्यवस्थाओं का विकास है जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी जीवन परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें आधुनिक सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, जैसे कि साइंस हो गया, उससे टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से परिवहन आया, परिवहन से संचार, फिर संचार से नगर, संस्थाएं, प्रशासन, ये सब बना। तो ये सब सभ्यता का हिस्सा है सारी चीज़ें। तो ये मैकाइवर और पेज की ऐसी परिभाषा आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डीपी मुखर्जी ने संस्कृति की क्या परिभाषा बोली, ये आप लिख सकते हैं। या पीछे मैंने राधा कमल बनर्जी की परिभाषा बताई थी। तो सभ्यता संस्कृति जो पेपर 2 जीएस है
पार्ट बी, उससे आप पढ़ के आए हुए हैं, तो ये सब आप लिख सकते हैं, बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर अब आप दोनों को क्या करना है, दोनों को एक साथ जोड़ने वाली लाइन क्या है सभ्यता संस्कृति वाली, वो ये है कि यदि सभ्यता मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने वाली साधनों का विकास है, तो संस्कृति जो है उन साधनों और जीवन को अर्थ, मूल्य और दिशा प्रदान करने वाली जीवंत परंपरा है। ठीक है, इस लाइन को आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको गौरवशाली भारतीय संस्कृति की विशेषता बतानी है, जो अपने पीछे देख ली वही विशेषता सब बतानी है इसमें, कि प्राचीनता है, निरंतरता है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, फिर ज्ञान एवं विज्ञान की परंपरा है, मानवतावाद है, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व है, अनुकूलनशीलता है, लोक एवं पारंपरिक जीवन पद्धति है, फिर कला एवं साहित्य की समृद्धि है, स्पिरिचुअलिटी है, मोरालिटी है, ठीक है, समन्वय है, सहिष्णुता है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद सभ्यता की विशेषताएं, ये पीछे नहीं पढ़े थे, इसको देख सकते हैं यहाँ पे, कि भौतिक एवं तकनीकी स्वरूप होता है। तो जो सभ्यता की विशेषता क्या है, कि सभ्यता आप छू सकते हैं, संस्कृति अमूर्त होती, सभ्यता जो है मूर्त होती है, या भौतिक संस्कृति बोल सकते हैं सभ्यता को, मतलब सभ्यता को ही आप क्या बोल सकते हैं, संस्कृति का भौतिक पक्ष बोल सकते हैं। इसके बाद आर्थिक विकास, तो कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्रा, ये सब सभ्यता के अंदर ही शामिल हो जाएगा। फिर सभ्यता क्या करती है, जीवन को सुविधाजनक बनाती है। आपने अच्छा घर बनाया, ठीक है, तो वो सुविधा देगा आपको, सुविधाजनक होने के लिए बनाया आपने उसको। फिर वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति भी इसमें शामिल होती है हर समय। जैसे मान लीजिए कि पहले लकड़ियों के घर बनते थे, उसके बाद धीरे धीरे किसके बनने लगे, सीमेंट, मिट्टी के बने, फिर सीमेंट के बने। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है इसमें। तो सभ्यता जो है इसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति शामिल होती है। फिर संगठित एवं सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था एक बनती है इसमें, राज्य, कानून, ये सब व्यवस्थाएं इसमें ऐड ऑन होती हैं, जुड़ती हैं। फिर नगरीकरण और अधोसंरचना, ये सब इसका हिस्सा होती, शामिल रहती हैं। फिर इसमें ये परिवर्तनशील और गतिशील होती है। जैसे संस्कृति हो सकता है जो आज से 1,000 पहले चला रहा था वो अभी भी चला रहा हो, पर सभ्यता में ऐसा नहीं होगा। जो 1,000 साल पहले घर बनते थे क्या अभी भी बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उन्हें परिवर्तन है। जो 1,000 साल पहले आप कपड़ा पहनते थे वैसा नहीं पहन रहे, पहले लोग पत्ते पहनते थे आज नहीं पहन रहे। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। फिर इसके बाद आपको इसमें लिखना है कि इसका व्यापक प्रसार है और इसको मापा जा सकता है, ठीक है ना। मतलब संस्कृति को आप माप नहीं सकते पर सभ्यता को माप सकते हैं। फिर इन दोनों में एक अंतर बता दीजिए। एक ये मैंने लगाया है, अच्छे 10-12 अंतर है इसमें, ये देख सकते हैं। फिर एक ये अंतर है, जो 5-6 बेसिक बेसिक, जैसे स्वरूप। तो सभ्यता का स्वरूप क्या होता है, भौतिक होती है, बाहरी होती है और दृश्य रूप में दिखाई देती है। संस्कृति क्या होती है, मुख्यतः आंतरिक होती है, अमूर्त होती है और अदृश्य रूप से उसको अनुभव किया जाता है। आप इसको फील कर सकते हैं। जैसे संस्कृति के अंदर मान लीजिए क्या है, योग वगैरह है। योग, जैसे योग कोई कर रहा है और समाधि के स्तर पे पहुंच गया है, वो आपको नहीं बता सकता कि मुझे कैसा लग रहा है, वो गूंगे का गुड़ है। आप जब योग करेंगे उस स्तर पे पहुंचेंगे तब आप समझ पाएंगे उसको। फिर सभ्यता की प्रकृति क्या है, सभ्यता भौतिक साधनों, तकनीक, संस्थाओं, व्यवस्थाओं पर आधारित होती है, जबकि जो संस्कृति होती है वह विचारों पर, मूल्यों पर, विश्वासों पर, परंपराओं पर, भाषाओं पर, कला पर, साहित्य पर, इन सब पर बेस्ड होती है। सभ्यता की जो परिवर्तन की गति है वो कैसी होती है, तेज होती है, जबकि संस्कृति की कैसी होती है, धीमी होती है। फिर उसके बाद जो प्रसार है सभ्यता का वो कैसा होता है, भौतिक तत्व आसानी से एक समाज से दूसरे समाज में चले जाते हैं। आपने देखा, आप अमेरिका घूमने गए, आप किसी और राज्य में घूमने गए, वहाँ घर बनाने की डिजाइन देखी, आपने वैसा पालन कर लिया। लेकिन जैसे अमेरिका में बाप बेटे के साथ बैठ करके शराब का सेवन कर लिया, तो क्या इंडिया में वो कर सकते, नहीं कर सकते। तो संस्कृति का हिस्सा है। तो इस तरीके से जो हस्तांतरण है या ट्रांसफर इतना इजिली नहीं होता, सभ्यता में होता है, संस्कृति में नहीं होता। फिर सभ्यता को माप सकते हैं, जैसे जीडीपी, साक्षरता दर, तकनीकी विकास, आयु। जैसे कोई घर बना हुआ 10,000 स्क्वायर फीट में घर बना हुआ है, लेकिन उस घर के अंदर क्या मूल्य है उसको आप नाप सकते हैं कि इसके अंदर 1 किलो मूल्य है, 2 किलो मूल्य है, ऐसा नहीं नाप सकते आप। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव नहीं होती है, मतलब ये मतलब सॉरी क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती। फिर मुख्य उद्देश्य, सभ्यता का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को सुविधाजनक बनाना है, आरामदायक बनाना है और सुरक्षित बनाना है, ये होता है। फिर संस्कृति का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को सार्थक, मूल्यपरक, नैतिक और मानवीय बनाना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अंतर हो गए। फिर सभ्यता की कुछ चुनौतियां हैं, संस्कृति की चुनौतियां हमने पीछे देख ली थी, और इसी में ही आप सभ्यता की चुनौतियां देख लीजिए। तो सभ्यता की चुनौतियां क्या क्या है, कि अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है, तो इस तरीके से शहरीकरण हो रहा है कि जो हेरिटेज साइट्स बची होती हैं वो सब लॉस हो जा रही हैं। फिर पर्यावरणीय संकट है, तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इन सब चीज़ों की वजह से जो हेरिटेज साइट हैं, जो सभ्यताएं हैं वो सब खत्म होती जा रही हैं। फिर उसके जैसे कि मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे खत्म होने का कारण भी क्या था, जलवायु परिवर्तन माना जाता है उसका भी। फिर तकनीकी निर्भरता, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी पर क्या है, रिलाय मतलब निर्भरता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्राचीन ज्ञान है, परंपरा है, वो सब वंचित होते जा रही है।
फिर डिजिटली विभाजन है, फिर उसके बाद उपभोक्तावाद है। इससे क्या दिक्कत हो रही है, कंज्यूमरिज्म से ज़्यादा होने से दिक्कत ये हो रही है कि उससे पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, और जो संसाधन जो आवश्यकता के लिए बने हुए हैं वो लालच के लिए खर्च हो रहे हैं। फिर आर्थिक असमानता है। उसके बाद आप देखिए मानवीय संबंधों का कमजोर होना शामिल है, सतत विकास का संकट है, और सुरक्षा एवं साइबर खतरे हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है सभ्यता की चुनौतियों में शामिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद संस्कृति की चुनौतियां जो पीछे देख लिए थे वही है यहाँ पे भी। फिर उसके बाद सभ्यता और संस्कृति का जो कॉमन जो गवर्नमेंट एफर्ट है वो क्या एफर्ट डाल रही है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू डाल रही है, और उसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके थ्रू वो इसको ऐड ऑन कर रही है। फिर टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेडिशन, तो आप देखिए पारंपरिक ज्ञान, कला, शिल्प, इन सबको मिक्स किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो पारंपरिक ज्ञान है उसको मिक्स करके जो भारतीय संस्कृति है उसको क्या किया जाए, उन्नयन किया जाए उसका। फिर साथ ही साथ में टूरिज्म और लोकल जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना, कि टूरिज्म के थ्रू लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इस तरीके से सभ्यता संस्कृति का या संस्कृति का इस्तेमाल करते हुए, संस्कृति को देखते हुए, जैसे कि क्या होता था संस्कृति में क्या वैल्यू है कि जो पेड़ पौधे हैं सैक्रेड हैं, पवित्र हैं, उनको काटना पीटना वर्जित है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो इससे पर्यावरण संरक्षण होगा। तो इन चीज़ों को सरकार अब प्रमोट कर रही है, तो सैक्रेड ग्रुप्स बनाती है, सैक्रेड वन बनाती है। फिर उसके बाद जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल आर्काइव्स है, तो ये आधुनिक गवर्नेंस के साथ जो कल्चरल हेरिटेज है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कला साहित्य का डिजिटाइजेशन करती है। ठीक है। फिर वही इंफ्रास्ट्रक्चर और हेरिटेज जो है इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण। तो आप देखते होंगे जैसे कि यूनेस्को ने कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है भारत में लगभग 45 हो गई हैं, तो इनका संरक्षण बढ़ रहा है। फिर कुछ टेंटेटिव सूची में होती है, जैसे मध्य प्रदेश में 18 है टोटल, 3 क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की प्रोमिनेंट लिस्ट में है, और 15 जो है टेंटेटिव लिस्ट में अस्थायी सूची में है। फिर आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल स्किल प्लस एम्प्लॉयमेंट, तो जैसे जीआई टैग, ओडीओपी, आर्टिसन सपोर्ट, ये सब दे करके सभ्यता और संस्कृति को सरकार क्या कर रही है, बचा रही है और प्रमोट भी कर रही है। अब इसका निष्कर्ष है, इस निष्कर्ष के माध्यम से आप इस ऐसे को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको किसकी ऐड ऑन करनी है, जो आपका पेपर 2 का पार्ट बी में सोशियोलॉजी में जो आपने पढ़ा है वो शामिल करना है। बस इंट्रो और कंक्लूजन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इसको यहाँ पे देना है आपको। तो इसका निष्कर्ष ये है कि सभ्यता ने मानव को प्रगति के साधन दिए। ठीक है। तो सभ्यता ने क्या दिए हैं, प्रगति के साधन दिए हैं। और संस्कृति ने क्या दिए हैं, साधनों के उपयोग की दिशा और मानवीय उद्देश्य प्रदान किया है। ठीक है। आज भारत के सामने चुनौती केवल आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास हासिल करने की नहीं है, बल्कि इस आधुनिक सभ्यता को अपनी ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्यों, स्थानीय कौशल और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की है। आत्मनिर्भर भारत इसी समन्वय के माध्यम से स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और आधुनिक तकनीक को शक्ति में बदल सकता है, जबकि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी तभी सार्थक होगा जब आर्थिक और तकनीकी प्रगति के साथ सामाजिक समरसता, पर्यावरणीय स्थिरता और मानवीय मूल्यों का भी विकास हो। तो इसमें जो कीवर्ड चीज़ें हैं उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है, ताकि आप इसको लिख करके आएँ। और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये तो आप भूलना ही नहीं है आपको। फिर यहाँ पे लास्ट में इसको आप जरूर लिखना कि सभ्यता हमें आधुनिक बनाए, संस्कृति हमें मानवीय बनाए, और आत्मनिर्भर भारत हमें क्या बनाए, सक्षम बनाए, और विकसित भारत हमें समृद्ध बनाए। इन चारों का संतुलित समन्वय ही भारत की वास्तविक प्रगति का मार्ग है। तो ये जब आप इसमें नीचे लाइन ऐड ऑन करेंगे तो आपका ऐसे अपने आप इन्हांस हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक जो जितने ऐसे देखे हैं, ठीक है, 3 ऐसे मैंने आपको बता दिए, वो सब लगभग लगभग एक ही प्रकार के हैं। तो अब मैं आपको आगे इसमें जो पिछले कुछ ऐसे पढ़े हैं उसको भी देख सकते हैं, या फिर मैं आपको जो करंट अफेयर वाला टॉपिक है वो बढ़ा सकता हूँ। तो सर इसको थोड़ा 2 मिनट पॉज कर देना, चालू कर दिए। तो अब जो है इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताए स्टार्टिंग में उन सबको आप रिवाइज करिए, टेलीग्राम चैनल में उसकी लिंक पड़ी हुई है। अब 2-3 करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं जो 20 मार्क्स में आ सकते हैं, मैं उनको बता देता हूँ आपको, आप उनको अच्छे से पढ़ लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।